सीपीआर क्या होता है और सीपीआर जिसको हार्ट स्ट्रोक आया, जिसको हार्ट अटैक आया, उसे दिया जाता है या कार्डियक अरेस्ट वाले को दिया जाता है। और हम कई सारे केसेस ऐसे देखते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया इंस्टेंटली और उसे सीपीआर दिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, काफी वीडियो इस तरीके की वायरल होती है, तो पेशेंट्स को बचा लिया जाता है। तो ऐसे में सीपीआर क्या रोल प्ले करता है? सीपीआर देखो एक रिससाइटेशन है। सीपीआर एक प्रोसीजर है, उसमें एक रिससाइटेशन करते हैं। वो मान लो वो उसके लिए हार्ट अटैक आए या ऐसा आए, ऐसी कोई जरूरत नहीं। बहुत बार ऐसा देखा है हमने, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो उसके हम पल्स चेक करते हैं, वो नहीं मिलती हमें, तो तब हमें सीपीआर देना होता है। अगर कॉन्शियस पेशेंट है, पेशेंट बात कर रहे हैं, तो उसमें सीपीआर की कोई जरूरत नहीं। जहां की तंगदस्ती से बेजार हुआ ये दिल, जहां की तंगदस्ती से बेजार हुआ ये दिल, आदमी चलता रहा मगर हार गया ये दिल। जी हाँ, क्या आप और हम सबका दिल हार चुका है? आज की इस चर्चा को आप अपने दिल का ईसीजी टेस्ट भी समझ सकते हैं। कमजोर दिल वालों के लिए ये इंटरव्यू देखना बहुत ही जरूरी है। फिट होगा इंडिया तभी तो हिट होगा इंडिया। फिट होते इंडिया का अनफिट होता ये दिल। आज का विश्लेषण और आज की चर्चा इसी पर है। अमीर हो या गरीब, आम आदमी हो या सेलिब्रिटी, नौकरी पेशे वाला हो या मेहनतकश मजदूर, या हो खिलाड़ी, बच्चों से युवाओं तक और युवाओं से बुजुर्गों तक, दिल की दगेबाजी किसी से भी छुपी नहीं है। बीते 10 दशकों में हजारों फिल्में आई साहब, और इन हजारों फिल्मों में से कई सौ फिल्मों ने लोगों के दिल को छुआ। तो इसका मतलब दर्द भी यही दिल देता है और मरहम भी यही दिल लगाता है। पर अब इस दिल पर है मौत की दस्तक, और जब ये मौत की दस्तक होती है तो जिंदगी से बेवफाई कर जाती है। ऐसे में आपके दिल का संपूर्ण विश्लेषण और आपसे जुड़ी इस चर्चा को आपको देखना बहुत जरूरी है। आज वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को हम इस दिवस पर हेलो बहादुरगढ़ के सभी दर्शकों को दिल से जुड़े तमाम रोगों के लिए जागरूक कर रहे हैं। सेहतमंद लोग आखिर मौत के मुंह में क्यों समा रहे हैं? आखिरी बार आपने, मैंने और हाँ हम सब ने कब जानने की कोशिश की थी कि हमारा दिल आखिरकार कितना सेहतमंद है, कितना खुशहाल है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो बहादुरगढ़ और आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी शिवांगी गौड़। आज हमारे साथ वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मौजूद हैं डॉक्टर विजय बुरा, जो कि क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेडाक हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हेलो बहादुरगढ़ के इस मंच पे। सबसे पहले तो डोंट हर्ट योर हार्ट व्हेन बिफोर हर्टिंग योर हार्ट लेट्स मीट एन एक्सपर्ट। तो आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि दम तोड़ता ये दिल अपने आप में कई कहानियां बयां करता है यूं तो, लेकिन जब तक लोग समझ पाते हैं तब तक दिल साथ छोड़ जाता है। ऐसे में हम देखते हैं कि लोगों के हार्ट कोलैप्स हो रहे हैं, लोग ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे हैं, लोग जॉगिंग कर रहे हैं, लोग रनिंग कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन का कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी, डॉक्टर से लेके आम जन तक, और लोगों का हार्ट कोलैप्स हो रहा है। तो सबसे मेजर रीजन आप बढ़ते हार्ट अटैक्स को लेके क्या मानते हैं? सबसे पहले तो हेलो बहादुरगढ़, गुड मॉर्निंग टू यू और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय मेडाक हॉस्पिटल से अभी हार्ट के ऊपर कुछ बातें शेयर करने आया हूँ। और जो क्वेश्चन अभी पूछा है कि आजकल जो हार्ट अटैक है, इवन जिम यंग बच्चे जो हैं उनमें भी हार्ट अटैक आ रहा है, इवन जो बच्चे क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनमें हार्ट अटैक आ रहा है, स्विमिंग कर रहे हैं उनमें हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसका जो मेन कारण है, एक तो स्ट्रेसफुल जो लाइफ है अपनी, वो एक बहुत जरूरी रीजन है इसका, जो हम देख ही नहीं पाते। हम इवन आराम कर ही नहीं पाते, पूरे लाइफ दिन में काम, रात में काम, और हम चलते ही जाते हैं जी। इसमें हम कभी अपने हार्ट का या अपनी बॉडी का कभी टेस्ट या कभी वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है। हम सिर्फ काम ही काम करते ही रहते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें अपने हार्ट का, अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए। हमें कुछ एक जो रेगुलर टेस्ट हैं, चेकअप्स हैं, वो कराते रहना चाहिए।
डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि लोग बाग आजकल इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो लोग जिमिंग कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हैवी मस्कुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मैं कहूंगी रिग्रेस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, और उन्हें उस दौरान दिल का दौरा पड़ जाता है, तो लोगों को ये लगता है तो बहुत फिट आदमी था और आज ये हमारे बीच नहीं है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? शरीर की फिटनेस का क्या हार्ट की फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है? उसका पूरा लेना देना है, सारा जो फिटनेस है। लेकिन क्या होता है कि बहुत रिग्रेस जो एक्सरसाइज हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो जिमर्स हैं वो एकदम से बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, वो एकदम से पीक पे ले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन डिमांड, ब्लड की डिमांड सडन इंक्रीज हो जाती है, एकदम से बढ़ जाती है, और उसको वो हार्ट कई बार कंप्लीट ही नहीं कर पाता, और कई बार अंडरलाइन कोई बीमारी होती है, हमें पता ही नहीं होता, हम इतना जोर लगा देते हैं वहां पे। तो इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए, कभी भी वेट को एकदम से पीक लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए, हमें ग्रेजुअली अपने आप को, बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि उस बॉडी को और उस हार्ट को उस स्ट्रेस की एक आदत पड़ जाए। ऐसा करके हम उसे बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप देखते हैं अमूमन कि जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं 5 टाइम्स अ वीक अगर हम 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करते हैं, अमूमन नॉर्मली चलते हैं, तो वो हार्ट की फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे में, क्योंकि मैं भी 12वीं तक मेडिकल की छात्रा रही हूँ, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एक टर्म हम पढ़ते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या है, क्या पैमाना है? आप थोड़ा दर्शकों को इसके बारे में बताइए। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आप यूं समझो कि इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की बजाय आप यूं ही मानो कि शरीर को ही फिट करना है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन यूं है कि कई बार हम स्लो चलते हैं जी। तो जब हम ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो उस हार्ट पे एक प्रेशर आता है जी। तो धीरे धीरे जब हम डेली वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो वो जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन डिमांड है, जो ब्लड की सप्लाई है, वो हार्ट को एक सिग्नल पहुंचता है, हार्ट उसी हिसाब से फिर उस चीज को मेंटेन करता है। तो उससे हमें ऐसा जो एकदम से सडन कार्डियक जो अरेस्ट होता है वो सब चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। तो इसलिए एज ए डॉक्टर हम बोलते हैं कि जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब हम जो चेयर पे बैठे रहते हैं जी। उसकी बजाय अगर हम एक 40 मिनट या आधा घंटा जितना भी हम टाइम निकाल सकें, अगर उतनी ब्रिस्क वॉकिंग हम करते हैं तो उससे पूरी बॉडी में एक अच्छे से ब्लड का दौरा और ऑक्सीजन वगैरह जो है वो पहुंचती है। डॉक्टर, मुझे मेरा इसी कड़ी में आपसे सवाल है, अभी आपने कहा सिटिंग लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी एमएनसी में आजकल के बच्चे काम कर रहे हैं, मेरी मदर खुद की वर्किंग है पोस्ट मास्टर में, पोस्ट ऑफिस में, तो उनका भी ये कहना है कि 8-8, 9-9 घंटे की सिटिंग हो जाती है। अब दफ्तरों का जो रूटीन है और जो स्केड्यूल है, हम मीडिया जगत से लेकर के हम एमएनसी के तक देखें तो यही स्केड्यूल है, 7 से 8 घंटे की सिटिंग अमूमन होती है। तो ऐसे में क्या बीच में कोई नॉर्मल एक्सरसाइज सिटिंग के दौरान ही लोग कर सकते हैं, या स्केड्यूल में कुछ चेंज कर सकते हैं? क्या कुछ लोग कर सकते हैं जिनका सिटिंग स्केड्यूल बहुत ज्यादा है? देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो शेड्यूल है वो तो चलो है, आज इंडिया में आजकल सबका ही 8 से 9 घंटे का शेड्यूल है ही। तो इसमें आप या तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं, तब आप वॉकिंग या एक्सरसाइज जितना भी अफोर्ड कर सकें वो कर सकते हैं, या फिर आप शाम के टाइम कर सकते हैं। इवन मैं बोलूंगा ड्यूरिंग जॉब, जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो भी आप मान लो जब काम से थोड़े बहुत भी अगर 10 मिनट भी फ्री होते हैं तो उसी टाइम आप वॉकिंग कर सकते हैं। अगर सीढ़ियां मतलब लगातार एक मोशन में मत बैठिए, मतलब आप लगातार बैठने बजाय इवन आप थोड़ा सा चल के मे भी अपने फ्रेंड के पास जाना हो या इवन कलीग के पास जा सकते हैं, तो उठ के मतलब थोड़ा सा मूवमेंट हो जाएगी, वो भी एक बहुत अच्छी है। क्योंकि जब भी हम चलते हैं तो अपने जो पैर हैं, अपनी जो काफ मसल्स होती हैं, उनमें भी एक टाइप का यूं मानो सेकेंडरी हार्ट जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, उनमें भी वॉल्स होती हैं। तो जब हम पैर को नीचे रखते हैं और फिर उठाते हैं तो जो पैरों में जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट तक पहुंचता है, नहीं तो वहां पे इकट्ठा हो जाता है, पूलिंग ऑफ ब्लड जिसको बोलते हैं, वो नहीं होगी उससे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, अगर हम एक 5 मिनट की भी वॉकिंग बीच में कर लेते हैं तो वो भी हमें काफी फायदा देती है। डॉक्टर विजय, दिल जो है वो शरीर का केंद्र है, ऐसे में 25% से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि उनके शरीर में ब्लॉकेज सिम्टम्स भी हैं। तो ब्लॉकेज अगर किसी के शरीर में है, उसके प्री सिम्टम्स को कैसे पहचाने जी? और उस अगर पता चलता है तो उसके बाद क्या एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, इसमें क्या है कि इसमें ऐसी चीजें हैं कि हार्ट एकदम से ऐसा बिल्कुल एक सिम्टम्स बिल्कुल शो करता है, जैसे कि हम चलते हैं, चलते टाइम आपको हार्ट में पेन होगा, घबराहट होगी, आपको इवन स्वेटिंग आएगी, पसीने आएंगे,
सबको सारे सिम्टम्स आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों में आपको थोड़ा सा आप चलने के बाद आपको पेन शुरू हो जाएगा, फिर आप जैसे रेस्ट करोगे तो पेन ठीक हो जाएगा जी। ये एक कार्डियक सिम्टम, ये एक हार्ट का पेन है। नॉर्मल जो पेन होगा वो चलने पे बैठने पे आपको कई होता लोगों रहेगा। की कहते हैं बाजुओं में यहाँ दर्द जी, होना शुरू वो हो भी जाता है। पेन होता है बिल्कुल। आप हार्ट का पेन रेफर्ड पेन बोलते हैं उसको, कईयों में टूथ में पेन हो जाता है, कईयों को लेफ्ट बाजू तो में पेन हो टूथ के जाएगा। पेन को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, चेस्ट पेन विद टूथ पेन रेडिएटिंग टू टूथ, ऐसा। तो मतलब पहले चेस्ट पेन होगा, फिर वो दांत में भी पेन, रेफर्ड पेन बोलते हैं इसको, और ऐसे ही लेफ्ट वाली बाजू में पेन हो जाता है। कई बार राइट में भी हमने देखा है पेन होता है। तो प्लस बहुत बार हमने देखा है पेशेंट्स आता है कि जैसे ही मैं खाना खाता हूँ उसके बाद मुझे दर्द होता है, तो वो भी एक हार्ट का पेन है, एक पोस्ट प्रेंडियल पेन जिसको बोलते हैं हम, तो वो भी एक हार्ट का ही दर्द है। तो ऐसा कोई भी सिम्टम हो तो सबसे पहले आपको अपनी ईसीजी जी कराना है। बिल्कुल, जब भी आपको लगे कि चलने पे दर्द हो रहा है, बैठता हूँ रेस्ट करने में मेरे को आराम मिल जाता है, ऐसा पेन, या फिर एक पेन जो छाती में दर्द हुआ और बाजू में भी गया, ऐसा पेन, या छाती में दर्द हुआ वो दांत तक गया, ऐसा पेन, या खाना खाने के बाद दर्द हो रहा है, ऐसा पेन, तो वैसा पेन। या कई बार बहुत सारे पेशेंट, शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, जी। उनमें दर्द जो है वो बहुत कम हो जाता है। दर्द की जो नसें होती हैं वो मतलब पेन के जो है वो सिम्टम्स को ले नहीं पाती, तो पेन जो है कम हो जाता है, तो उनको दर्द ही नहीं होता। तो लेकिन उनको दर्द के अलावा घबराहट होगी, पसीने आएंगे, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एक ईसीजी कराने में इवन 50 to 100 रुपीज के चार्ज में आपको ईसीजी हो जाएगी। ईसीजी बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो जरूर ईसीजी के लिए जाना चाहिए जब भी ऐसा लगे। जी। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि हर साल जो है हार्ट स्ट्रोक 50% से ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वस्थ शरीर के आधार पर ही हम स्वस्थ और सुरक्षित समाज का, मैं कहती हूँ, और विकसित समाज का हम नींव रख सकते हैं और उसकी परिकल्पना की जा सकती है। लेकिन हम कई बार देखते हैं डॉक्टर विजय बुरा कि फैमिली हिस्ट्री जो होती है किसी भी तरीके की हार्ट डिजीज की, वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको अगर अर्ली स्टेज में आप उसे प्रीएम्प्ट कर सके कि आपको लाइफ के लेटर स्टेज पे या करंटली आपको एट प्रेजेंट हार्ट से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब आपका फैमिली पीछे, आपका हिस्ट्री जो इस तरीके का रहा है, हेरिडिटी में आपके रहा है, तो ऐसे में क्या बचपन से ही आपको एहतियात बरतने चाहिए या क्या कुछ प्रिकॉशंस करने चाहिए, या कैसे पहचाने उस चीज को, और ये कितना मैटर करता है अगर आपकी फैमिली हेरिडिटी में रही है ये चीज? तो देखो, हार्ट की जो भी बीमारियां हैं मोस्टली जो वो सारी जेनेटिक है, वो बहुत सारी बीमारियां हेरिडिटी से, फैमिली से भी आती। तो फैमिली वाली जब भी एक कोई भी बंदा है उसको ये पता होना चाहिए भी फैमिली में इवन उसके फादर, मदर या ग्रैंडफादर, तो अगर किसी को भी फैमिली में हार्ट की बीमारी रही है तो उसको अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए और औरों से भी ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि उसमें चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इवन अपना टाइम टू टाइम बीपी, शुगर जो है वो चेक कराते रहें। अगर बीपी बढ़ता है, बीपी भी एक अलार्मिंग कोज है, इवन बहुत बार देखा गया पेशेंटों में बीपी या शुगर रहता ही है, उन वाले मरीजों में हार्ट अटैक ज्यादा आता है। तो अगर आपको लगता है कि यंग एज में आप चेक कराते रहें, अगर आपको लगता है कि बीपी ज्यादा है तो उसकी मेडिकेशन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है लेनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अपने इंडिया में यंग बच्चा बोलता है कि नहीं दवाई तो सारी उम्र खानी पड़ेगी, तो बीपी की दवाई लेता ही नहीं जी। लेकिन इन आगे की स्टेजेस में फिर उसको वो बीपी और बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने से आपका हार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, फिर हार्ट अटैक और भी बहुत सारी समस्याएं जो है वो आ जाती हैं। तो ऐसा जो भी फैमिली हिस्ट्री का जो भी बंदा है जिसकी भी फैमिली में हार्ट की हिस्ट्री है, इवन हार्ट भी नहीं, अगर बीपी भी है, शुगर भी है, तो उनको भी औरों से भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अगर उनको लगता है ऐसा तो टाइम टू टाइम टाइमली चेकअप कराना चाहिए। लिपिड्स प्रोफाइल कराओ, आप सीबीसी कराओ, रूटीन टेस्ट कराओ। और अगर लगता है कि भाई हार्ट की या बीपी की या शुगर की कोई भी समस्या स्टार्ट होती है तो उसका टाइम से आप इलाज कराना शुरू करें। हार्ट अटैक तो उम्र के बंधन से परे है। ऐसे में मैं, ये बहुत ही हास्यास्पद सवाल है, लेकिन
एक अलार्मिंग कंसर्न है और एक अर्जेंट नीड है हमारी सोसाइटी को बदलाव की। तो मेरा सवाल आपसे है कि बॉलीवुड की बहुत मशहूर अभिनेत्री हैं ट्विंकल खन्ना, उन्होंने एक शो पे कहा था कि क्या कहते हैं, जब उन्होंने अक्षय कुमार से शादी की तो उससे पहले उन्होंने उनके सारे टेस्ट और फैमिली हिस्ट्री चेक की थी कि उनको कोई डिजीज है या नहीं। तो क्या आपको लगता है कि बढ़ते हार्ट अटैक को देखते हुए समाज में लोगों को जब गोत्र को देखा जाता है जहाँ पे, और जहाँ पे कास्ट को देखा जाता है, तो वहां अब ये भी देखना पड़ेगा कि आपका दिल कितना सुरक्षित है और आपका दिल कितना मजबूत है, और उस आधार पर रिश्ते किए जाएंगे? देखो इसमें ये बात है कि मैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कराने भी चाहिए, क्योंकि आप पूरी लाइफ टाइम किसी के साथ जुड़ रहे हो तो सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, अगर टेस्ट में क्या पता कोई और भी बीमारी निकल सकती है जी। सिर्फ हार्ट को लेके ही नहीं, अगर क्योंकि हम किसी की कदकाठी को तो देख के बता नहीं सकते उसका दिल कितना महसूस है। तो सिर्फ हार्ट तो है ही है, उसमें और भी कोई भी बीमारी है तो अर्ली स्टेज पे पता लग सकती है। बहाना बेशक शादी का ही हो, बट पता लग जाएगी जी। कोविड और पोस्ट कोविड को जब हम देखते हैं तो कई पेशेंट्स का ऐसा कहना है कि उसने दिल को कहीं ना कहीं काफी कमजोर किया और उनके हार्ट को काफी इफेक्ट किया है, और आपने अक्सर न्यूज रिपोर्ट्स भी देखी होगी इस पे। तो आपका क्या कहना है कि कोविड और पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं उसने कितना इफेक्ट किया है जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, या वो पेशेंट्स जिनको पहले हार्ट की डिजीज नहीं थी और बाद में कुछ इस तरीके की शिकायत महसूस हुई? ये हम एज ए डॉक्टर्स हम सभी देख भी रहे हैं और आपस में डिस्कशन भी करते हैं कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स में जो इंक्रीमेंट आ गया, इवन यंग पेशेंट्स में भी। अब पहले इतने नहीं देखे थे, कोविड से पहले बहुत ही कम था ये परसेंटेज, कोविड के बाद तो यंग पेशेंट्स में भी बहुत ज्यादा जो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए। तो उसमें क्या है कि कोविड की वजह से जो देखा गया है, बहुत सारे तो यूं भी बोलते हैं वैक्सीन की वजह से हुआ है, बट ऐसा अभी तक ऐसे कोई वो तो आई नहीं है कि कोई टेस्ट या कि भाई कोविड की वैक्सीन से ऐसा हुआ है। बट ये जरूर है कि कोविड का जो वायरस था उसने अपनी बॉडी के अंदर जो क्लोट्स बढ़ाने की जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया है, यानी कि क्लोट्स मतलब खून के थक्के। तो जिनको कोविड हुआ था उनमें खून के थक्के जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, इवन आपका ब्रेन स्ट्रोक, आपका और पैरों में या इवन फेफड़ों में भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको बोलते हैं, फेफड़ों में भी वो खून का थक्का चला जाता है। पेट की जो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं उनमें जो खून की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर भी खून का थक्का चला जाता है। तो काफी ये देखा गया है कि जो ऐसे जितने भी बीमारियां हैं जिनमें जो खून के थक्के की वजह से, जो ब्लॉकेज की वजह से होती हैं, उस सारियों में ही इजाफा हुआ है। हार्ट का तो हुआ ही हुआ है, हार्ट तो सबसे ज्यादा। कोविड के बाद आप कितना मानते हैं कि इन हार्ट स्ट्रोक्स में और हार्ट अटैक्स में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है और कितना फर्क पड़ा है? नहीं, ये तो हम देख ही रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में भी कि यंग पेशेंट्स जो पहले मान लो अगर हमने 4 या 5 पेशेंट किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में देखे तो वो बढ़ के इवन 8 या 9 या 10 हो गए। इवन मैं तो यही मान रहा हूँ कि अराउंड 70 से 80% इजाफा हो गया है यंग पेशेंट्स में खासकर। और भी बाकी जो ब्रेन स्ट्रोक वगैरह है वो भी बीमारियां हार्ट की तरह काफी ज्यादा बढ़ गई जी। डॉक्टर विजयपुरा, आपने अभी जिक्र किया कि हार्ट स्ट्रोक के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक की भी बीमारी बढ़ गई। इसी कड़ी में मैं आपको जोड़ना चाहूंगी चर्चा में आगे कि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि चिंता चिता के समान है, चिंता मत करो बेटा, चिंतन करो। तो ऐसे में हम देख रहे हैं जो लाइफस्टाइल है, करियर को लेके स्ट्रेस है, देयर इज अ रैट रेस फॉर एवरीथिंग। तो जो लोग चिंता कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, रोजमर्रा के जीवन में जैसे चलना उठना सोना खाना पीना जरूरी है, ऐसे स्ट्रेस भी हमारे जीवन का एक डेली रूटीन का लाइफस्टाइल हो गया। तो जो लोग स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस आपके दिल को कितना कमजोर बना रहा है, और स्ट्रेस क्या एक मेजर रीजन है हार्ट स्ट्रोक आने का, और ऐसे में क्या एहतियात आपको बरतने चाहिए? देखो, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। और स्ट्रेस की वजह से काफी सारे अपने बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो सारे चेंज होते हैं जी। तो उनका इफेक्ट जो है वो बॉडी पे पड़ता ही पड़ता है। तो एज ए डॉक्टर मैं यही बोलूंगा कि देखो, स्ट्रेस को आप बिल्कुल तो दूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बॉडी में नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बॉडी बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि अभी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस तो किसी ना किसी को है, जॉब का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, या जो भी है। लेकिन मैं तो बस यही मानना चाहूंगा कि देखो, स्ट्रेस है, उससे परेशान होने के बजाय कोशिश ये करनी चाहिए उसका निवारण कैसे हो, ताकि उससे स्ट्रेस भी कम हो जाए और परेशानी भी दूर कर सके। तो बजाय ये सोचने की कि भाई
अब तो ये क्या करें, ये तो परेशानी ज्यादा होगी, तो उसको दूर करने की जो है वो ज्यादा सोचना चाहिए बजाय कि उसका स्ट्रेस लेने की वजह। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों ही मैं कहती हूँ टेक्निकल टर्म्स हैं, जी। लेकिन दर्शकों को आप सरल भाषा में संक्षिप्त में समझा पाए दोनों में क्या डिफरेंस है, और जब हम देखते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में, तो ऐसे में बचने की संभावना किसमें कितनी ज्यादा होती है? क्योंकि हमने कई बार सुना है कि हार्ट अटैक जब आता है तो लोग बच जाते हैं और कार्डियक अरेस्ट जो आता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो हम कैसे पहचाने कोई भी पेशेंट ए है जिसे हार्ट अटैक आया है, पेशेंट बी है, हम उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं जैसे कार्डियक अरेस्ट आया, तो दोनों सिम्टम्स से कैसे पहचाने कि कार्डियक अरेस्ट है और हार्ट अटैक है, और अगर कुछ भी है इन दोनों में से तो उस टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं और क्या एहतियात फ्यूचर में बरते जा सकते हैं? देखो, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जी। हार्ट अटैक एक ऐसी चीज है जिसमें आपके जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं जो हैं उनमें खून का थक्का जमने की वजह से अटैक आता है। अटैक हम बोलते हैं लाइक हार्ट का वो जो एरिया है जिसमें उस नस के अंदर रक्त वाहिका जो है उसमें जो थक्का जम गया उसके ब्लड फ्लो जो ब्लड सप्लाई जो उस एरिया की कट ऑफ हो जाती है, तो वहां का हिस्सा जो है हार्ट का काम करना छोड़ देता है। इससे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से हार्ट जो चेस्ट में पेन है वो सारी दिक्कतों में शुरू होती है। फिर इसका हम ट्रीटमेंट जब करते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान हम इसमें छल्ला डालते हैं, और कई बार अगर छल्ला नहीं डाल पाते हैं तो एक खून को पतला करने का इंजेक्शन होते हैं वो देते हैं ताकि वो जो क्लोट है वो डिजोल्व हो जाए, तो उससे हम हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को बचा सकते हैं। आम भाषा में इसे स्टंट कहते हैं, स्टेंट बोलते हैं, छल्ला बोलते हैं, स्टेंट बोलो आप। स्टेंट एक इंग्लिश वर्ड है, छल्ला हिंदी का वर्ड है। तो इसमें ये तो होता है हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट क्या है? हार्ट अटैक के बहुत बार इसमें कार्डियक अरेस्ट के लिए हार्ट अटैक शामिल होता है जी। हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है जी। लेकिन मोस्टली हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में ही मोस्टली कार्डियक अरेस्ट आता है। तो उसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं ये इसकी पोस्ट फेज है। पोस्ट फेज सिर्फ हार्ट अटैक के नहीं, इसके लिए और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सा मान लो मतलब कोई अगर साधारण सा व्यक्ति है, अगर उदाहरण के तौर पर डॉक्टर साहब लें, तो उसको सीधा कार्डियक अरेस्ट की शिकायत हो सकती है, पहले हार्ट अटैक की होगी फिर कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा। कार्डियक अरेस्ट के लिए कोई ना कोई बॉडी में कारण होगा तभी कार्डियक अरेस्ट आएगा। मतलब आपको कोई पहले से बीमारी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, पहले से कोई बीमारी हो सकती है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है ऐसा, या मतलब कि कार्डियक अरेस्ट तो एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज है। उस पे तो जब भी पेशेंट आता है तो पेशेंट का बीपी नहीं होता, पेशेंट की पल्स रेट ही नहीं होती है, हमें उसको सीपीआर करके रिवाइव करना होता है, तो इवन वेंटिलेटर पे भी डालना होता है। तो वो तो एक बहुत ही लास्ट यू मान के बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। तो कार्डियक अरेस्ट एक यूं समझो कि बहुत ही ऐसी कॉम्प्लिकेशन है कि उसमें तो पेशेंट को बचाना इवन बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो हार्ट अटैक है वो उसको हम टाइम से अगर हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो उससे हम बचा सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कार्डियक अरेस्ट तक बॉडी पहुंचे ही ना, कोई भी बंदा कार्डियक अरेस्ट तक पहुंचे ही ना, उससे पहले ही चांस कम हो जाता है। जी, उससे पहले ही अगर कोई बीमारी है तो उसको ठीक कर देना चाहिए, ना कि कार्डियक अरेस्ट पे जाना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट इज एक एंड स्टेज है, वेरी क्रिटिकल। ओके डॉक्टर विजय बुरा, आप ये बताइए सीपीआर क्या होता है, और सीपीआर जिसको हार्ट स्ट्रोक आया, जिसको हार्ट अटैक आया, उसे दिया जाता है या कार्डियक अरेस्ट वाले को दिया जाता है? और हम कई सारे केसेस ऐसे देखते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया इंस्टेंटली और उसे सीपीआर दिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, काफी वीडियो इस तरीके की वायरल होती है, तो पेशेंट्स को बचा लिया जाता है। तो ऐसे में सीपीआर क्या रोल प्ले करता है? सीपीआर देखो एक रिससाइटेशन है। सीपीआर एक प्रोसीजर है, उसमें एक रिससाइटेशन करते हैं। वो मान लो वो उसके लिए हार्ट अटैक आए या ऐसा है, ऐसी कोई जरूरत नहीं। बहुत बार ऐसा देखा है हमने, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो उसके हम पल्स चेक करते हैं, वो नहीं मिलती हमें, तो तब हमें सीपीआर देना होता है। अगर कॉन्शियस पेशेंट है, पेशेंट बात कर रहे हैं, तो उसमें सीपीआर की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा बहुत बार होता है, हार्ट अटैक के पेशेंट आराम से आते हैं, बात करते हैं, उनमें छल्ला डल जाता है, वो बात करते करते चले जाते हैं। तो ऐसा है ही नहीं कि हार्ट अटैक के हर पेशेंट को हमने सीपीआर देना, बट हाँ कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को हमें सीपीआर देना पड़ता है इंस्टेंटली। जी, क्योंकि उसमें मरीज की अनकॉन्शियस होता है, मरीज की धड़कन नहीं होती, मरीज का बीपी नहीं होता जी। तो वो एक ऐसी चीज है, उसमें तब हम सीपीआर देते हैं।
ना कि हर एक हार्ट अटैक के पेशेंट को सीपीआर दो। हमें पेशेंट को देखना होता है, अगर पेशेंट तो ये कॉन्शियस आम आदमी कैसे पहचाने कि अभी मुझे इस पेशेंट को सीपीआर देने की जरूरत है या नहीं? सबसे अगर आम आदमी के लिए देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि मरीज बेहोश होना चाहिए। मरीज अगर कॉन्शियस है, वो बेहोशी की हालत में नहीं है, होश में है, तो उसमें सीपीआर का कोई नीड नहीं है जी। तो बेहोशी की हालत में हमें सीपीआर देते हैं। प्लस अगर हाथ पे या गर्दन पे लगा के या हाथ से अगर कोई बंदा पल्स पहचान सकता है, नब्ज देख सकता है मरीज की, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर नब्ज नहीं है तो हमें सीपीआर देना चाहिए, है तो भी जरूरत नहीं। तो मोस्टली तो अनकॉन्शियस पेशेंट में ही सीपीआर दे, अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो जरूरत नहीं। बट क्योंकि एज ए डॉक्टर देखो हम तो पता लगा सकते हैं कि एक एक चीज देख के कि कब दें कब ना दें, लेकिन एक नॉर्मल इंसान रोड के लिए में कोई है पैरामीटर ये तो उसके लिए तो मेरे हिसाब से ये काफी है कि अगर वो देखता है कि भाई पेशेंट बेहोश है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, और उसमें वो पल्स अगर एक बार देख ले, अगर पल्स उसकी नहीं दिख रही तो दे तो बेटर है। डॉक्टर विजय, आप देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल जो है युवाओं की खासकर वो बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती जा रही है। ऐसे में नमक जो है, हम फास्ट फूड की तरफ जितना बढ़ते हैं नमक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और घरों में भी हम आजकल देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन के मरीज बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप आटे में नमक डालना कम कर दीजिए, आप आटे में नमक डालना छोड़ दीजिए, सब्जियों में नमक कम कर दीजिए, आप सैलेड जो होता है जिसपे हम रॉ नमक डालते हैं तो आप वो सब चीजें बंद कर दीजिए। ऐसे में क्या नमक भी एक फैक्टर है? नमक की बात करें तो नमक यूं मान के चलो एक मीठा जहर है। नमक बहुत ज्यादा नुकसान करता है अपने शरीर को जी। फायदा भी है उसका, लेकिन क्या है कि हम इंडियंस है ना, हमें दही लेनी है तो उसमें नमक चाहिए, हमें लस्सी पीनी है तो उसमें नमक चाहिए, हमें हर चीज में नमक चाहिए। तो इवन शुगर भी ऐसे ही करते हैं हम जी। तो क्या है कि हमें नमक जितना हो सके उतना कम कर देना चाहिए अपनी डाइट से, क्योंकि नमक से बीपी बढ़ता है। तो अगर नमक हम शुरू से लाइफ में अपने डाइट में कम रख के चलते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हमें होता है। नमक में सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल फॉर्मूला है, तो उसमें से सोडियम जो है वो बॉडी में रिलीज होता है। तो सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन हार्ट की जो मेम्ब्रेन्स हैं, सिर्फ हार्ट ही नहीं, इवन मसल्स भी, बाकी सारे हर एक ऑर्गन्स में जो सोडियम है उसका यूज होता है जी। तो वो हर एक बॉडी के हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो इसको जितना कम लें उतना अच्छा। तो नमक के ऐसे में डॉक्टर साहब ने बताया अपने अलग फायदे हैं, तो किसी भी चीज की क्वांटिटी और ओवर क्वांटिटी अगर आप करते हैं तो वो अपने आप में वो नमकीन जहर आपके शरीर के लिए और आपके दिल के लिए बन जाता है। कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो सोवत है कहते हैं वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। लेकिन जब हम दिल की बात करते हैं तो हम नींद ऐसे में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर विजय बुरा, अगर हम देखते हैं तो लोगों का आजकल स्केड्यूल जो है स्लीपलेसनेस है, किसी को अनिद्रा की बीमारी है, कोई नींद बहुत ज्यादा ले रहा है। तो जो नींद का स्केड्यूल फिक्स नहीं है लोगों का, और नींद लोग प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, और नींद का ज्यादा लेना या कम लेना दिल को कितना कमजोर बना रहा है, और ऐसे में हार्ट अटैक के चांसेस को कितना बढ़ा देता है। देखो, स्लीप एक बहुत जरूरी चीज है। शरीर अपना सारा दिन काम करता है, सारे ऑर्गन्स काम करते रहते हैं। तो जैसे हम सोते हैं तो बॉडी अपने आप को दोबारा रिफ्रेश करती है, एडजस्ट करती है। उसमें क्या करती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है अपने बॉडी का, बीपी कम हो जाएगा, पल्स रेट भी कम हो जाएगी, मतलब बॉडी को स्लो कर देती है। तो ऐसे ही माइंड जो है वो भी थोड़ा रेस्ट करता है। लेकिन एक हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं करता, वो हमारे सोने के बाद भी चलता रहता है। बट हाँ, वो भी अपने जो काम है, अपना जो प्रोसेस है उसको स्लो कर लेता है। तो ऐसे में नींद बहुत ही जरूरी हिस्सा है अपनी दिनचर्या का, जो एक टाइम से हमें लेना चाहिए, और बहुत ही इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं तो फिर नेक्स्ट डे जब हम दोबारा सेम डे सेम ड्यूटी जाएंगे तो एक अलग से स्ट्रेस बॉडी को रहेगा, और खुद को जगाने के लिए बॉडी को एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। उसमें फिर आपका बीपी बढ़ना वो बिल्कुल इजी है कि बीपी आपका बढ़ ही जाएगा ऑटोमेटिकली अगर लंबे टाइम तक आप ऐसा करेंगे। तो इसलिए मेरी तो यही राय है कि सोना बहुत जरूरी है, और काफी सोना जरूरी है।
तो डॉक्टर साहब का कहना है सोना बहुत जरूरी है और काफी सोना जरूरी है। स्लीप इंडस्ट्री का बाजार हमारे इंडिया में आज व्यापक स्तर पे है और हम देख रहे हैं कि रोजमर्रा की जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, बच्चे चाय कॉफी रात को पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब रात को ले रहे हैं, ये भी शरीर के लिए उतने ही हानिकारक है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक को पहले कहते थे कि ये तो बुजुर्गों की बीमारी है। हार्ट अटैक के बारे में कोई 60 साल की उम्र से पहले बात करना तो दूर सोचना ही नहीं समझता था, पर आज हम देख रहे हैं, मैं आपको खुद बताऊं, मैं कई ऐसे लोग जिन्हें मैं जानती थी, 23 साल का नौजवान युवक, 11 साल का बच्चा, कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता, उसकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से क्रिकेट ग्राउंड में खेलते खेलते। तो ऐसे में हार्ट अटैक और दिल की बीमारी जो है अब युवाओं की बीमारी बनती जा रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप इसे मुख्य कारण क्या मानते हैं? और ऐसे में आजकल के युवा, चाहे वो 10 साल के, 20 के हैं, 30 के, किसी भी वर्ग के हैं, वो क्या एहतियात बरतें? देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक नहीं आते थे, आते पहले भी थे, बट अब क्या है कि अब सोशल मीडिया है और पहले वो खबर हम तक पहुंचती नहीं थी। अब जो है वो चीजें सारी हाईलाइट हो जाती हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि अब इस टाइम पे यंग पेशेंट्स में काफी बढ़ गया हार्ट अटैक, काफी बढ़ गया। पहले भी होते थे बट अब बढ़ जरूर गए हैं। तो ऐसे में एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल और इवन एक्सरसाइजेज जो हैं आप जरूर करना चाहिए, ताकि अपने हार्ट को आप हेल्दी रख सके। और अपने परिवार में अपने अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वो लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा केयर करें, एक्स्ट्रा ध्यान रखें अपना। तो इसमें बस यही बोलना चाहूंगा कि सभी को एक तरीके से अपने हार्ट को लेके, इवन सभी बीमारियों के लेके, ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने आप ठीक हो जाएगी या ये। तो अगर आपको लगता है कि आप परेशानी में है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। एक डॉक्टर से सलाह ले लो, अगर सब कुछ नॉर्मल निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप घर आ सकते हैं आराम से। अगर कोई बीमारी निकलती है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। तो जो रूटीन चेकअप है वो हम अगर 1 साल में कराएं, अमूमन जो आदमी स्वस्थ है, जिसे लग ही नहीं रहा कि उसको कोई ब्लॉकेज है, कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जो आपने जिक्र किया पूरी चर्चा के दौरान, तो वो अमूमन साल भर में अगर रूटीन चेकअप कराता है तो क्या वो देखो, अगर यंग पेशेंट है, इवन मैं तो बोलूंगा बिलो 30 या बिलो 40, तो आप 5 साल में भी कराएं तो भी दिक्कत नहीं। इवन 5 साल में आप जो है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि जो आपको एकदम से कुछ हो जाएगी, ये बीमारी वक्त के साथ दस्तक देती है। तो ये बढ़ती जाती है धीरे 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 धीरे। तो एक रूटीन चेकअप जब भी आप फ्री हो, मतलब मैं तो आजकल तो मैं यही बोलूंगा कि टाइम का तो कुछ वो रहा ही नहीं है। अगर आपको जब भी मौका मिल जाए, आजकल फ्री कैंप्स भी लगते रहते हैं, चेकअप्स लगते हैं, आप कभी भी जाके जब भी आपको लगे टाइम है तो आप करा सकते हैं उसमें, और उससे काफी चीजें आपको पता चल जाएगी। सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन है, उसी तरीके से जो हार्ट है वो हमारे पूरे के पूरे बॉडी का सेंटर है। जी जी। तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, और हमने इस तमाम केंद्र बिंदुओं की चर्चा हमने इंटरव्यू में भी की, खासकर जो बच्चे जिमिंग कर रहे हैं, जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, हैवी वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, ऐसे में तमाम कारण है हार्ट अटैक के। तो मेरा सवाल ऐसे में आपसे ये है, इन मरीजों को अपनी डेली डाइट में क्या चीज फॉलो करनी चाहिए? क्या एक चीज आप सजेस्ट करेंगे? और एक्सरसाइजेस जो है, योगा है, कोई प्रॉपर एक्सरसाइजेस है कि, या क्या वो 1 से 2-3 प्रिकॉशंस अगर आप बता पाए, मुख्य प्रिकॉशंस जो लोग ले सकते हैं ताकि हार्ट स्ट्रोक की उनको दिक्कत ना हो? क्योंकि हम देख रहे हैं शुगर, बीपी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये घर घर में आम है। जी जी। इसमें एक तो देखो, स्मोकिंग आप यूं मान के चलो कि पैर के नाखून से लेकर ऊपर हेड तक, इवन हर एक चीज पे बुरा असर होता है उसका। और जब आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो आप अमूमन 6 से 7 सिगरेट का तो आप वैसे ही सेवन कर रहे हैं। तो इसमें देखो, पोल्यूशन भी एक चीज है, स्मोकिंग में ही आ गया पोल्यूशन भी, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पोल्यूशन धीरे धीरे इफेक्ट करता है दिल को, या धीरे धीरे ही करता है? ये हार्ट जो भगवान ने बनाया है, हार्ट वो ऐसा बनाया है कि वो एकदम से उस पर कुछ नहीं होता, वो अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकता है। तो जब बार बार लगातार उस पर जब चीजें चलती हैं तब वो उसको दिक्कत होती है। यूं तो हार्ट अपना काफी हद तक जैसे ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, कभी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो अपने आप को काफी तरीके से बचाता है। बट वो फिर चीजें बाहर हो जाते हैं उसके काबू से, तभी जाके हार्ट अटैक और ये सारी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए हमें काफी टाइम मिलता है इन हार्ट की बीमारियों को पहले ही रोकने का।
तो रोकथाम जो है वो बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें काफी चीजें, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, मतलब कि चलना फिरना थोड़ा सा, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना चाहिए। मौका मिल जाए तो आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस कुछ आप देखो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज में रनिंग, साइकिलिंग, जिमिंग, जो जिम के अंदर भी जो हम ट्रेडमिल वगैरह करते हैं वो सारी चीजें, मेन तो आप रनिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, ये काफी हद तक आपके कार्डियक ही एक्सरसाइजेज हैं। तो प्लस आपको अगर वेट लिफ्टिंग भी करनी है तो आप एकदम से लिमिट से ऊपर ना जाए, उसको हार्ट को और अपनी बॉडी को पहले धीरे धीरे वेट से आदत डालने, उसके बाद उठाएं। तो एक अल्कोहल है, अल्कोहल भी आप जितना उसके, देखो ये सारी चीजें हैं, अल्कोहल है, आपका जंक फूड है, या इवन कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीजें देखो, मैं तो ये तो क्या ही बोलूं, क्योंकि लाइफ है, कभी ना कभी तो बंदा ले ही लेता है, बट अगर बिल्कुल बंद ना कर सके तो इनको जितना हो सके उतना कम कर जी। और स्मोकिंग और अल्कोहल तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। तो आप और हम सबको दिल का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आंकड़े वाकई में भयावह हैं। अगर मैंने अपनों को खोया है दिल के दौरे से, ये तो यकीनन आपने भी खोया होगा, और आपने खोया होगा तो हम सब ने किसी ना किसी को कभी ना कभी खोया होगा। तो ऐसे में अर्श से लेकर फर्श तक, और फर्श पे खड़े रंग से लेकर अर्श पे खड़े राजा तक, हर किसी को दिल की बहुत जरूरत है। और इस धड़कते दिल की धड़कनें आपसे बेवफाई ना करे, इसका ख्याल आपको रखना है। पूरी की पूरी चर्चा में डॉक्टर विजय ने आपको तमाम वो प्रिकॉशंस बताए, एक्सरसाइजेस बताए, रूटीन चेकअप बताए, डेली लाइफस्टाइल बताए, आपको कारण बताया। अब ये आपको तय करना है कि आपको अपने दिल का कितना ध्यान रखना है, क्योंकि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक या कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट, ये चीज आपको 1 या 2 दिन में नहीं होती। डॉक्टर साहब ने कहा कि वक्त लगाती है और फिर आपको दस्तक देती है। तो इससे पहले दिल आपको संभलने का मौका ना दे, उससे पहले आप संभल जाइए। खुद को मजबूत दिखाने में आजकल लोगों का सारा दर्द लोग दिल में लिए फिरते हैं, तभी जब वो संभल पाते हैं उससे पहले दिल उनका साथ छोड़ जाता है। इंटरव्यू और इस चर्चा को मैं कहूंगी, इसे इंटरव्यू कहना गलत होगा, मैं कहूंगी इस दिल से जुड़ी खास चर्चा का मैं अंत करूं, उससे पहले मैं डॉक्टर विजय से कहूंगी कि आप कोई भी 3 से 4 संकल्प, मैं कहूंगी जो हम प्लेज लेते हैं, तो आप लोगों को दिलवाना चाहें कि हार्ट से जुड़ी हुई समस्या का निदान हो सके, या फिर अगर किसी को प्री सिम्टम्स है तो वो आगे पोस्ट सिम्टम्स ना बने, उनकी कंडीशन सेवियर ना हो, या कोई स्वस्थ भी इंसान है तो वो एहतियात पहले ही बरत ले ताकि उसके जीवन में हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी दस्तक ना दे। तो आप 3 से 4 कोई इंपॉर्टेंट संकल्प हमारे दर्शकों को दिलवाना चाहेंगे। देखिए, मैं एक दो पॉइंट्स हैं जो बताना भी चाहूंगा। उसमें एक तो हार्ट अटैक और एक हार्ट फेलियर, ये भी 2 टर्म हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। देखो, हार्ट अटैक तो मैंने अभी बताया भी था क्या होता है, उसमें ब्लॉकेज होती है तो हमें हार्ट अटैक होता है, लेकिन उस हार्ट अटैक से जो वो पार्ट है वो काम करना छोड़ देता है, उससे हार्ट की पंपिंग जो है वो कम हो जाती है। मतलब पंपिंग का मतलब हार्ट की एक मोटर की तरह काम करता है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हम चलते फिरते हैं, जैसे ही शरीर पे जोर आता है तो हमें सांस फूलने लग जाती है मरीज की, वो एक हार्ट फेलियर है। मतलब कि हार्ट जो है, जो इतनी ऑक्सीजन बंदे को चाहिए उतनी सप्लाई नहीं कर पाता, तो वो एक हार्ट फेलियर है। तो कई बार लोगों को नहीं पता लगता कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर क्या है। तो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। और एक, जैसे हम कुछ भी सामान लेते हैं, हम स्कूटी लेने गए, कार लेने गए, हम फ्रिज लेते हैं, हम उसकी सर्विस भी करवाते हैं, हर टाइमली इंटरवल पे सर्विस करवाते हैं, और कितनी बार हम चेक करते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा सभी से कि हार्ट को भी और इवन अपने शरीर को भी वैसे ही समझें, वो भी उतनी ही जरूरी चीज है हार्ट भी। तो इसलिए उसकी भी सर्विस जो है, मतलब कि चेकअप जो है वो रेगुलर टाइम पे आप करवाते रहे। उसके लिए ये नहीं कि भाई मुझे कोई बीमारी हो, दिक्कत हो, मैं तभी कराऊं। तो हम बहुत बार है स्कूटी की सर्विस टाइम से करवाते हैं, इवन कार की करवाते हैं, दिक्कत तो तब भी कुछ नहीं हो रही होती, लेकिन सर्विस हम फिर भी करवाते हैं। तो सेम ऐसे ही हार्ट का भी ऐसे ही है कि आप सभी टेस्ट जो है रेगुलर करवाएं, और इतने महंगे टेस्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो महंगा तब होता है जब हमें वो दिक्कत आ जाती है। तो एक तो यही बताना चाहता हूँ। दूसरा, बाकी संकल्प की बात करें तो संकल्प एक सबसे बड़ी एक मिथ जो है कि भाई हॉस्पिटल चले जाओ, अगर छाती में दर्द बोल दिया तो जाती छल्ले ही डाल देंगे। तो ऐसा
आस पड़ोस से हम सुन के हम क्या करते हैं, हमें दिक्कत हो रही होती है, लेकिन उस चक्कर में हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। और बहुत बार हमने भी देखा बीमारी है, उससे पहले भयावह जी, रूप ले लेती है। और हमने खुद इवन पेशेंट्स भी आ जाते हैं हॉस्पिटल में, हम उनको एडवाइस करते हैं, बोलते हैं कि नहीं आपके पास तो आ गया, आप तो छल्ले ही डाल दोगे। ऐसा नहीं होता है। इवन हम तभी तो एडवाइस करते हैं ना जब हमें देख के लगता है, तो डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए आपको, बजाय कि आस पड़ोस में। फिर हम देखते हैं कि वो पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट, जो आपने भी बात करी, उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, उसको एक वीटी, एक बीमारी है, वीटी मतलब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें हार्ट रेट बेकाबू हो जाती है, 250-300 तक चली जाती है। तो हार्ट अटैक की आगे कॉम्प्लिकेशन है, फिर इनमें पेशेंट चला जाता है, फिर वो हम भी इवन डॉक्टर भी चाह के उसको बचा नहीं पाते। तो ऐसा होने से पहले अगर आपको छाती में दर्द होता है, चलने फिरने से दर्द बढ़ता है, बाजू में दर्द होता है, घबराहट होती है, पसीने आते हैं, खाना खाने के बाद दर्द होता है, तो इस टाइप की कोई भी अगर परेशानी आपको महसूस होती है, आप जरूर डॉक्टर से मिले, ना कि आस पड़ोस वालों से। डॉक्टर जो आपको सलाह दे उसको माने आप। अगर वो छल्ला डालने के लिए, स्टेंटिंग के लिए बोलता है तो वो यस करें। अगर वो कंजर्वेटिव, हम ऐसा भी नहीं है कि वो एंजियोग्राफी के बाद एज ए डॉक्टर हम सलाह देते हैं कि भाई इसमें छल्ला डालने की जरूरत है, ये दवाइयों पे चल जाएगा, तो वो उसी हिसाब से ही चीजें चलती हैं। तो उसको ऐसा खुद ही मतलब डॉक्टर ना बनने के बजाय डॉक्टर को ही अपना काम करने दें, और जैसी सलाह देता हो माननी चाहिए। इससे भी काफी ज्यादा हम मोर्टेलिटी जो है उसको बचा सकते तो दुर्घटना हो जी, उससे पहले आप सचेत हो जाइए, और वक्त पे डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं आपको वो एहतियात आप बरतिए। अपने दिल का और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ये थे आपके साथ क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय बुरा, और मैं आपके साथ आपकी अपनी शिवांगी गौड़। नमस्कार।